शहर को एक ही भाषा आती है, अपने से भिन्न हर मनुष्य को हमेशा नीचा दिखाने की भाषा। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में मेरा जन्म हुआ। इसी जिले में एशिया का सबसे बड़ा साल का जंगल सारंडा है। राजा का शासन दूसरों के लिए रहा, लेकिन आदिवासी हमेशा उसके बाहर रहे, उनसे मुक्त भी रहे। और एक पितृसत्तात्मक, घोर पितृसत्तात्मक समाज और एक कास्ट सिस्टम में जो स्त्रियों के ऊपर, दलितों के ऊपर जो हिंसा है, उसको देखते हुए हमारे घर के भीतर में भी उसका बहुत असर पड़ रहा था। मेरे पिताजी हमेशा चाहते थे कि मेरी माँ थोड़ा घूंघट लगा के बाहर जाए और किसी भी आदमी से बात ना करे। ये जो भारत का ये जो कास्ट सिस्टम है और ये जो ब्राह्मणवाद है, वो बहुत पूंजीवाद के बहुत निकट है। तो इन आदिवासियों को हम किस तरह अपने फोल्ड में हम लाए, किस तरीके से ये कास्ट सिस्टम में सबसे नीचे लाए, आदिवासियों को हम नया दलित कैसे बनाएं, इसका बहुत तेजी से कोशिश हो रहा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, भारत में जितने बड़े फिल्म मेकर हैं वो भी अपनी ये बात कहीं ना कहीं वो ये बात कहते हैं कि हमको ये आदिवासियों को पकड़ना है, हमको ये आदिवासियों को हमको अपने फोल्ड में लेके आना है। और आज के समय में भारत में आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा नैरेटिव है कि आदिवासी का दूसरा अर्थ है ये लोग नक्सलवादी हैं। तो पूरे उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे नक्सलवाद खत्म करने का एक जो केंद्र सरकार की ओर से मुहिम चलाया जा रहा है, वो दरअसल आदिवासियों को खत्म करने की मुहिम है। और अगर कहीं भी नक्सलवादी ग्रुप हैं, अगर वो सरकार से बात भी करना चाहते हैं, सरकार उनसे बात नहीं करना चाहती है। और जो भी आदिवासी कोई भी काउंटर वॉइस अगर आ रहा है तो उसको बहुत इजी होता है नक्सलवादी बोल के जेल में डालना, मारा जाना। फर्स्ट पीपल इंडिया, हम हैं आदिवासी। यह नहीं है कि हम क्या जानते, बात यह है कि इस शहर को एक ही भाषा आती है, अपने से भिन्न हर मनुष्य को हमेशा नीचा दिखाने की भाषा। आज हम दुनिया की तमाम भाषाओं में कहना चाहते हैं अपनी बात, पर संदेह है कि यह शहर समझता है अपने से भिन्न किसी भी भाषा की बात। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में मेरा जन्म हुआ। इसी जिले में एशिया का सबसे बड़ा साल का जंगल सारंडा है, 700 पहाड़ियों वाला जंगल। यह झारखंड के साथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों की सीमा को भी छूता है। हम जब बड़े हो रहे थे तब हम अक्सर कोल्हान के बारे सुनते थे। हमारा जो जिला है पश्चिमी सिंहभूम, वो पहले सिंहभूम कहलाता था और उससे भी पहले सिंहभूम कोल्हान कहलाता था। कोल्हान को हो आदिवासी अपना देश समझते थे और कोल्हान को वो हो दिसुम कहते थे। हो आदिवासियों ने इस क्षेत्र को अपना निवास स्थल घोषित किया था और किसी को भी, यहां तक कि राजा को भी उस इलाके से गुजरने नहीं देते थे। वे लड़ाके थे और इसलिए उनसे डरते हुए उन्हें अपमानित करने के लिए उन्हें कोल लड़ाका भी कहा गया। हो आदिवासी मुंडा आदिवासी समुदाय का ही एक शाखा है। हो दिसुम के आसपास
जिस भी हिंदू राजा ने शासन किया, उन्हें हर 10-15 साल बाद आदिवासियों और स्थानीय लोगों का एक बड़ा विद्रोह झेलना पड़ता था, ताकि राजा कभी तानाशाह ना हो पाए। राजा का शासन दूसरों के लिए रहा, लेकिन आदिवासी हमेशा उसके बाहर रहे, उनसे मुक्त भी रहे और अपनी अलग स्वशासन व्यवस्था चलाते रहे। बाद में अंग्रेजों ने उनकी स्वशासन व्यवस्था को भी मान्यता दी। उन दिनों हिंदू राजा भी आदिवासियों से भय खाते थे। उन्होंने आदिवासियों की बहुत सारी रीति रिवाजों को बनाए रखा और आज भी राजा के वंशज बताते हैं कि कोल्हान में आदिवासियों की पद्धति से ही पूजा पाठ पर्व त्योहार भी होता है। मेरे परदादा और उनके भाई रांची के इलाके, जिनको छोटा नागपुर भी कहा जाता है, वहां से जंगल के भीतर मुंडा आदिवासियों के पीछे पीछे चलते हुए वो उसी कोल्हान इलाके में, जो आज के समय में पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम बन गया है, वहां पर आए थे। मुंडा आदिवासियों ने उरांव आदिवासियों को, जिस समुदाय से मैं बिलोंग करती हूँ, उन्हें कोयल नदी के जंगलों के किनारे उनको रहने के लिए जगह दी और वो दूसरे इलाकों में चले गए। मुंडा और उरांव आदिवासियों ने उन रास्तों की पूजा की, उन आत्माओं की पूजा की, जिन्होंने उनको इन जंगल के भीतर इस जगह तक आने में मदद किया। तो उन्होंने एरे बोंगा की पूजा की और वो अपने अपने रास्ते अलग हुए। इस क्षेत्र में आदिवासियों ने कभी भी एक दूसरे के समुदाय से युद्ध नहीं किया। वे आपस में बात करते थे और तब तक कई दिनों तक बात करते थे जब तक वे एक मत में आपस में सहमत ना हो जाएं। तो इस तरीके से उरांव आदिवासी मुंडा और हो आदिवासियों के बीच में मेरे पुरखे आकर बसे। इसलिए मेरा बचपना मुंडा आदिवासी परिवारों के बीच भी बीता। इस तरह मुझे जन्म देने वाली एक माँ हुई, लेकिन मुझे पालने पोसने संभालने, जिनके घरों में मेरा बचपना भी बीता, वो मुंडा आदिवासी परिवारों की भी माएँ थीं। मेरे बाबा पहली पीढ़ी के ऐसे आदिवासी थे जो ठीक देश की आजादी के बाद जंगलों के भीतर जब पहली बार एक मिशन स्कूल खुला तो वहां पढ़ने गए और स्कूल के दिनों में वो हॉकी के अच्छे खिलाड़ी थे और स्कूल के बाद जब हॉकी की टीम उनसे बिछड़ गई तो वो बाद में मैराथन धावक बने और 26 मील के मेरे बाबा धावक थे। और 26 मील के धावक होने के कारण, मैराथन धावक होने के कारण उन दिनों पुलिस ने उन्हें जबरन पकड़ के नौकरी दी और मेरे बाबा पुलिस की नौकरी नहीं करना चाहते थे। तो बाद में कई बार जब उन्हें बार बार गांव से पकड़ करके वापस लेके उन्हें नौकरी वर्दी दिया गया तो मेरे बाबा ने वो नौकरी स्वीकार कर ली और देश के अलग अलग हिस्सों में वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने लगे। और उनकी नौकरी के कारण हम पहली बार अपने गांव जंगल से बाहर निकले और हम बिहार, उन दिनों में झारखंड और बिहार, संयुक्त बिहार का झारखंड हिस्सा था, तो हम अलग अलग बिहार के हिस्सों में भी हमारी यात्रा शुरू हुई और हमारा बचपना भी वहां बीता। और उन्हीं दिनों संथाल आदिवासियों के बीच भी हमारा बचपना बीता और बिहार के अलग अलग इलाकों में रहते हुए, वहां भी कुछ पढ़ाई करते हुए पहली बार मुझे ये कास्ट सिस्टम के बारे में समझ में आया। और मेरी माँ
वो हमेशा गांव हमें बचपन में वापस लेकर आती थी और गांव वापस आने के क्रम में हम ये देख पाते थे कि बिहार में जो कास्ट सिस्टम को झेलते हैं और कास्ट सिस्टम के सबसे नीचे में नींव में जो स्त्रियां हैं उनका जीवन, दलितों का जीवन, और जब हम अपने गांव आते हैं आदिवासियों का जीवन देखते थे तो हमें उसमें एक फर्क दिखता था। जब हम अपने इलाके में आते थे तो हमें पुरुषों से डरने की जरूरत नहीं रहती थी, तो हमें एक आजादी सा महसूस होता था कि हमको इंसानों से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जब बिहार के बाकी इलाकों में जाते थे तो बाजार निकलना या बाहर जाना, कहीं भी हमें अकेले जाने की अनुमति नहीं थी। कोई ना कोई एक घर का लड़का, एक आदमी हमारे साथ होता था। और मुझे ये बात बहुत डरावनी लगती थी कि आप अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, अपने ही समाज के आसपास किसी स्त्री को घर से बाहर निकलने के लिए हमेशा डर डर के निकलना है। और एक आदिवासी के रूप में मेरे माँ बाबा जब पहली बार अपने आदिवासी इलाके से बाहर के इलाके में, कथित मुख्य धारा के इलाके में जब जा रहे थे तो उन्हें बहुत उस समाज में एडजस्ट करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा था। और एक पितृसत्तात्मक, घोर पितृसत्तात्मक समाज और एक कास्ट सिस्टम में जो स्त्रियों के ऊपर, दलितों के ऊपर जो हिंसा है, उसको देखते हुए हमारे घर के भीतर में भी उसका बहुत असर पड़ रहा था। मेरे पिताजी हमेशा चाहते थे कि मेरी माँ थोड़ा घूंघट लगा के बाहर जाए और किसी भी आदमी से बात ना करे। हम किसी भी लड़के से बात बचपन में नहीं कर सकते, लेकिन जब हम अपने गांव आते थे तो हमें लगता था कि जितने भी दुनिया में आदिवासी हैं, हम सब एक परिवार हैं। तो हमें लगता था हमारा बहुत बड़ा परिवार है और इंसानों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो इंसानों से डरने की जरूरत नहीं है, ये इतना हील करता था। तो ये गांव में जब हम आते थे अपने इलाके में, हम बहुत हील होते थे। लेकिन जब हम शहर जाते थे या स्कूल जाते थे तो वहां पे ये इतना कास्ट का हायरार्की देखते थे, उसमें हमें आदिवासी होकर भी बहुत डर लगता था और बहुत लोग अपने आदिवासी होने को छिपाते भी थे। तो जब झारखंड और बिहार अलग होने से पहले मेरी माँ पूरी तरीके से, हम बिहार का इलाका छोड़ के हम झारखंड वापस आ गए और झारखंड के आसपास जो स्कूल है, कॉलेज है, वहीं पे मेरी पढ़ाई शुरू हुई। और पहली बार मैंने अपने आदिवासी लड़कियों को, अपने आदिवासी समाज को और भी निकट से देखना शुरू किया कि लड़कियां कितनी आजादी से वो छुट्टियों में ट्रेन पकड़ के गांव वापस जाती हैं। तो हम भी ट्रेन पकड़ के पहली बार बिना किसी लड़के का सहारा के, हम भी स्कूल से छुट्टियों में हम ट्रेन पकड़ के 1 घंटे का ट्रेन यात्रा करके हमको गांव आना पड़ता था, हम वापस आते थे। तो ये समाज का जो सिस्टम है उसका फर्क बचपन की यात्राओं के कारण देखने को मिला। और शायद मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान है कि हमारे आसपास जितने भी समुदाय के लोग हैं, इवन आदिवासी समुदाय में जो अलग अलग समुदाय हैं, हम उनके साथ में पले बढ़े। और हमारे आसपास जो निम्न तबके के मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम भी जो रहते थे, मेरी माँ हमेशा उस समुदाय से जो हमारे मित्र थे वो हमें हर पर्व त्योहार में आकर ले जाते थे, हम उनके घरों में जाते थे और वो हमें अपने बच्चे के ही जैसा ट्रीट करते थे। तो मुस्लिम परिवारों में भी आना जाना वो इसलिए संभव हुआ क्योंकि मेरी माँ ये समझती थी कि हर समाज, हर समुदाय के लोगों के साथ मिलना जुलना, उनको जानना जरूरी है। हम जिनको ठीक से जानते नहीं हैं उनसे हम डरते हैं और उनको हम खतरनाक मानते हैं। तो मेरी माँ का यह बहुत बड़ा योगदान था कि
हिंदू परिवारों में, मुस्लिम परिवारों में, संथाल आदिवासी परिवारों में, मुंडा आदिवासी परिवारों में, हो आदिवासी परिवारों में, ये सारे जगहों पे हमको बचपन से ही जाने का, उनके साथ घुलने मिलने का, उनको और भी समझने का बहुत अवसर मिला। तो जब मैं वापस अपने पश्चिमी सिंहभूम के इलाके में, जब स्कूल के दिनों में मैं वापस आई, तो मैंने देखा कि जो हमारा जो पश्चिमी सिंहभूम का इलाका है और इतना बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा साल का जंगल है, वहां पे सबसे पहले लौह अयस्क का खान, एक हमारे गांव के पास एक दूसरा गांव है, चिड़िया गांव है, वहां पे लौह अयस्क का खान मिला। और वो माइनिंग शुरू होने की वजह से यूपी से, बिहार से, गुजरात से, बंगाल से काफी लोग हमारे इलाकों में आकर बसे। गुजरात से जो लोग आए, उन्होंने सबसे पहला आरी मिल, जो लकड़ी काटने का मिल उन्होंने स्थापित किया। और जब बंगाल से नागपुर तक रेल लाइन हमारे इलाके से गुजर रही थी, तो उन्होंने ही सारंडा जंगल के लकड़ी काट कर ये पूरा उसका व्यवसाय चलता था। और हमारे आदिवासी लोग उनके मिलों में काम करते थे। तो ये पूरा जो पश्चिम सिंहभूम का जो बेल्ट है, देश के अलग अलग हिस्सों से जब लोग आके वहां पे आने लगे, व्यवसाय करने लगे और माइनिंग भी शुरू हुआ, तो एक तरीके का बहुत असंतोष का, आक्रोश का, क्योंकि स्थानीय लोगों के लिए काम नहीं था, और गुंडागर्दी का भी, ये कास्ट सिस्टम में जो हायरार्की है, ये सब चीज हमारे आदिवासी इलाके में आ रहा था। और उन्हीं दिनों में जब मैं अपने ही इलाके के एक स्कूल में 8वीं क्लास में मैं थी, और मैं बच्चों के लिए उन दिनों में कहानियां और कविताएं भी लिखा करती थी। उसी समय जमीन के कुछ मामले को लेकर मेरे चाचा की मॉब लिंचिंग की गई, और वो मेरे चाचा और मेरी नानी खेत में काम कर रहे थे, और मेरी नानी को भी मारा पीटा गया, उन्हें बाद में जेल में डाल दिया गया। किसी को भी ये मालूम नहीं चल रहा था कि ये क्यों हो रहा है और किस बात के लिए कस्बे के लोगों ने मेरे चाचा की हत्या की। तो आदिवासियों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो कथित मुख्य धारा आदिवासियों के प्रति एक नैरेटिव लेके आते हैं, तो उन दिनों में वो नैरेटिव दे रहे थे कि आदिवासी अच्छी फसल के लिए इंसानों की बलि देते हैं, बच्चों की बलि देते हैं, इसीलिए हम आदिवासियों को मॉब लिंच करके मार सकते हैं। तो इस नैरेटिव का आदिवासियों के पास में कुछ काउंटर नैरेटिव नहीं था, तो लोग बहुत डर गए थे, अपने अपने गांव में, जंगलों में भी भाग गए थे। और ये कस्बे के जो दबंग और अपर कास्ट के लोग थे, उनको ये लगा कि कहीं जंगलों में जो भाग गए हैं, ये लोग पलट के वापस आके एक कोई बड़ा प्रतिरोध ना करें। तो उन्होंने ये घोषित किया कि हम पूरे केरकेट्टा, जो हमारा गोत्र है, केरकेट्टा गोत्र के पूरे लोगों को हम इलाके से खत्म करेंगे। और उन दिनों सारंडा के जंगलों में कुछ नक्सल ग्रुप भी तैयार हो रहे थे, और तब नक्सल ग्रुप ने भी पलटवार किया। उन्होंने भी धमकी दिया कि अगर एक भी केरकेट्टा खानदान के लोग फिर से मारे जाएंगे तो पूरे अपर कास्ट को भी इलाके से उनकी भी हत्याएं शुरू होगी। जब इस तरीके का ये प्रतिरोध शुरू हुआ तो धीरे धीरे चीजें शांत हो गई। लेकिन मैं उन दिनों बहुत छोटी थी और मेरे मन में उस घटना को लेके इतना कई दिनों तक बहुत बेचैन में रहती थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम ये जो कथित मुख्य धारा है, उसका मीडिया है, उसका नैरेटिव है, हम उससे कैसे लड़ेंगे। और उन्हीं दिनों में मुझे लगा कि शायद मैं अपनी कलम से कुछ कर सकती हूँ। और मुझे आज भी ऐसा लगता है, अगर मेरे हाथ में कलम नहीं होता तो सचमुच मेरे हाथ में हथियार होता।
और उसके बाद हमने डिसाइड किया, मेरी माँ और हमने डिसाइड किया कि हमको कुछ तो लेखन के रास्ते में जाना चाहिए। तो मेरी माँ ने कहा कि चूंकि मीडिया ये फैलाता है, नैरेटिव को स्ट्रांग बनाता है, तो शायद हमको मीडिया की तरफ कुछ पढ़ाई करने जाना चाहिए। मेरी माँ को मास कम्युनिकेशन कुछ मालूम नहीं था, फिर भी मेरी माँ ने जमीन वमीन बंधक किया और हमको शहर भेजा मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करने के लिए। शहर में भी जो भी जमीन बंधक करके मैं शहर गई, शहर में इतना फीस भी ज्यादा है, रहने का भी ठिकाना नहीं है, खाने का भी ठिकाना नहीं है, और शहर में हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो मैं घर घूम घूम के किसी के भी घर में कोई भी स्टोर रूम हो, कोई भी छोटा मोटा जगह हो जो मुझे पढ़ने के लिए दे दे, ऐसे मैं घूम घूम के लोगों से वो जगह मांगती थी और सपोर्ट भी मांगती थी, क्योंकि पार्ट टाइम काम करके पढ़ाई करने के बावजूद भी शहर में मेरे लिए रहना बहुत मुश्किल था। तो मैंने मास कम्युनिकेशन की भी पढ़ाई की और फिर पत्रकारिता भी शुरू किया। पत्रकारिता करते करते मुझे ये लगा कि मीडिया में जो बैठे हैं वहां पे कोई आदिवासी नहीं है, और वो किसी भी आदिवासी को आदिवासी विषय नहीं देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत इमोशनल होके अपने विषय को काम करेंगे, ये लोग न्यूट्रल होके स्टोरी नहीं लिखेंगे, अपने ही समाज के बारे में बात करने लगेंगे। तो फिर मैंने वो नौकरी छोड़ दिया और वो नौकरी छोड़ के गांव में घूमने लगी और उधर ही लोगों के साथ में भी रहने लगी, और वो लोगों की जो भी समस्याएं थी उसी को लिखना शुरू किया, सोशल मीडिया में लिखना शुरू किया, फिर छोटे छोटे पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया। उन्हीं दिनों मैंने झारखंड का भी दौरा शुरू किया और पूरा झारखंड घूमने के साथ साथ कविताएं भी लिखना शुरू किया। तो कविताओं में जो मेरा जो दुख था, मेरा हर कविता मैं बहुत रो रो के लिखती थी। तो मुझे लगा कि कविताओं ने बहुत तेजी के साथ लोगों के दिलों को छूना भी शुरू किया, और मैं जो बात कहना चाहती हूँ वो बात भी बहुत तेजी से लोगों के बीच पहुंचना शुरू हुआ। फिर मैं अपनी कविताओं के साथ में जहां जहां सभा होता था, जहां जहां आंदोलन होता था, वहां जाके मैं झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में सब जगह जाके मैं कविता का ही पाठ करती थी। तो इस तरीके से मेरी पत्रकारिता और साहित्य जगत में भी मेरा आना हुआ, एक मकसद के साथ आना हुआ। और मुझे लगता है लेखन ने मुझे बहुत हील किया है और मुझे एक मकसद भी दिया है। और आज भी मैं देश में, विदेशों में, हर जगह पे घूम घूम के कविता के साथ आदिवासी इलाकों में क्या होता है, क्या हो रहा है, और भारत में, नेपाल में भी हिंदू धर्म है, भारत में भी हिंदू धर्म है, बट हिंदू धर्म को हम ऐसे देखते हैं कि वो इतने करोड़ देवी देवताओं में से किसको वो निकट है, किस देवी देवता के निकट है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसके कोर में कास्ट सिस्टम है, और जो उसका नियम ही है कि कुछ लोगों के हाथ में पावर, संसाधन रहना चाहिए, और बाकी के लोग हैं वो सिस्टम को बनाए रखने के लिए पैदा हुए हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग, नीचे के लोग ऊपर वालों की सेवा करने के लिए पैदा हुए। जब मैं ये कास्ट सिस्टम को, जब मैंने निकट से देखना शुरू किया, क्योंकि आदिवासी कभी भी कास्ट सिस्टम के बारे में बात नहीं करते थे, क्योंकि हमने कभी भी कास्ट सिस्टम को माना नहीं, आदिवासी कभी भी कास्ट सिस्टम के भीतर नहीं रहे। जो भी लोग कास्ट सिस्टम के और नीचे ले जाए गए या मुख्य धारा की ओर जाने के लिए जो उधर गए, उन सबको तो दलित घोषित किया गया। आदिवासियों ने कभी भी अपने को दलित भी नहीं माना और कभी भी ये कास्ट सिस्टम और हिंदू धर्म के नीचे भी अपने आप को नहीं माना। वो हिंदू राजाओं के भीतर में भी अपना सेल्फ सिस्टम चलाते थे, अपना गवर्नेंस चलाते थे, जिसमें
उनका अपना पढ़ा राजा होते थे, अपना राजा होते थे, और राजा भी ऐसे होते थे कि वो साधारण इंसान रहना है, उनको केवल लोगों के साथ मिल के काम करना है, वो कोई राजा का कोई महल नहीं होना है। तो ये बहुत लोकतांत्रिक तरीका आदिवासियों का था, और वो आज भी भारत में उसी स्वशासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोने कोने में लोग संघर्ष कर रहे हैं और उसी को रिवाइव कर रहे हैं। इसीलिए आदिवासियों के लिए कोई नायक, कोई तानाशाह, कोई फासिस्ट आदिवासी स्वीकार नहीं करते। वो बहुत लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ में आदिवासी का जो सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम है वो जुड़ा हुआ है, और दुनिया भर में आज जहां भी ये तानाशाही के खिलाफ में जो रास्ता लोग देख रहे हैं, वो आदिवासियों के भी सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम से भी सीखने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो हम लेखन के साथ साथ जब हम अपने आदिवासी समाज के इस व्यवस्था को, आदिवासी समाज की कमी को भी, और वो किस बड़ी ताकत के साथ जूझ रहे हैं, किस बड़ी ताकत के खिलाफ में वो लड़ रहे हैं, जब ये हम समझना शुरू किया, जब हमने ये समझना शुरू किया, तो अपने आप हमारे साहित्य में वो सारी बातें वो आना भी शुरू हुआ। और मैं ये मानती हूं कि ये जो भारत का ये जो कास्ट सिस्टम है और ये जो ब्राह्मणवाद है, वो बहुत पूंजीवाद के बहुत निकट है। तो इनके गठजोड़ से भारत में सारी चीजें वो चल रही हैं, और मैंने ये देखा है, महसूस भी किया है कि ये जो पूरा सिस्टम है वो इवन अपर कास्ट को भी बहुत बीमार बनाता है, मानसिक रूप से बहुत बीमार करता है। और जब वो बीमार होते हैं तो उनको हीलिंग के लिए कौन चाहिए? उनको नीचे के लोग चाहिए। नीचे के लोग उनको हील करते हैं, आदिवासी उनको हील करते हैं, आदिवासी सिस्टम को हील करते हैं। लेकिन आज के समय में भारत में आदिवासियों के ऊपर में हर तरीके से सबसे ज्यादा हमला है, क्योंकि ये एक कास्ट सिस्टम को मानते नहीं है, ये एक अपने स्वशासन व्यवस्था की बात करते हैं, ये आदिवासी हिंदू धर्म को भी मानते नहीं है। तो भारत में सबसे कई लंबे समय से हो रहा है, लेकिन अभी के समय में और तेजी से आदिवासियों को हम किस तरह अपने फोल्ड में हम लाए, किस तरीके से ये कास्ट सिस्टम में सबसे नीचे लाएं, आदिवासियों को हम नया दलित कैसे बनाएं, इसका बहुत तेजी से कोशिश हो रहा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, भारत में जितने बड़े फिल्म मेकर हैं वो भी अपनी ये बात कहीं ना कहीं वो ये बात कहते हैं कि हमको ये आदिवासियों को पकड़ना है, हमको ये आदिवासियों को हमको अपने फोल्ड में लेके आना है। तो आज मीडिया, फिल्म, सत्ता, पावर, सबकी नजर आदिवासी इलाकों के ऊपर, आदिवासी लोगों के ऊपर में है, क्योंकि यही एक प्रतिरोध हर जगह पे आदिवासी ही प्रतिरोध कर रहे हैं। अपर कास्ट और मिडिल क्लास बहुत पावर के साथ खड़ा रहता है, रहना भी चाहता है, वो हमेशा जाएंगे। और वो देश बहुत बोलते हैं, देश प्रेम की बात बहुत बोलते हैं, लेकिन हमेशा देश छोड़ के भागने के लिए तैयार रहते हैं। और इस देश में जब भी भारत में प्रॉब्लम होगा, वो भाग के दुनिया के कोई भी ईसाई बहुल देश में, कोई भी मुस्लिम बहुल देशों में जाके बस जाएंगे। उनका बहुत आपस में जमता है। आदिवासी कभी भी भारत छोड़ के भागेगा नहीं, वो उसी वहां के मूल लोग हैं, और वो हर परिस्थिति में उस देश में, उसके सीने में अपना पैर जमा के वो बैठे रहेंगे। और इसीलिए भले हम आदिवासी इतना देश प्रेम को लेके और प्यार को लेके हम चिल्लाते नहीं हैं, लेकिन लोग अपना जमीन के प्रति, जंगल के प्रति, नेचर के प्रति, देश के प्रति बहुत प्यार फील महसूस करते हैं। और वही प्यार है जिसका ताकत से बिना किसी संसाधन का, नंगे पांव भी गांव के लोग उसी ताकत से, प्यार का ताकत से, अपना जल, जंगल और मिट्टी का और ताकत से वो प्रतिरोध कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है मैं यही साझा आप सबसे करना चाहती हूँ।
और आज के समय में भारत में आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा नैरेटिव है कि आदिवासी का दूसरा अर्थ है ये लोग नक्सलवादी हैं। तो पूरे उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे नक्सलवाद खत्म करने का एक जो केंद्र सरकार की ओर से मुहिम चलाया जा रहा है वो दरअसल आदिवासियों को खत्म करने की मुहिम है। और अगर कहीं भी नक्सलवादी ग्रुप हैं, अगर वो सरकार से बात भी करना चाहते हैं, सरकार उनसे बात नहीं करना चाहती। और जो भी आदिवासी कोई भी काउंटर वॉइस अगर आ रहा है तो उसको बहुत इजी होता है नक्सलवादी बोल के जेल में डालना, मारा जाना। और अगर पूरे छत्तीसगढ़ से आप देखिए, जब अगर नक्सलवाद खत्म हो जाता है तो आप देखिए उसके बाद वो उस छत्तीसगढ़ का, उस जमीन का वो क्या करेंगे। वो पूंजीपतियों को ही जमीन के लिए आदिवासियों को खत्म कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आदिवासी बेल्ट में चल रही हैं और मुख्य धारा की मीडिया में कहीं भी उसके बारे में बहुत आवाज नहीं है। और इसीलिए ऐसे समय में मैं समझती हूँ जो भी बुद्धिजीवी हैं, जो भी लेखक है, जो भी कवि हैं, हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर कहीं जाके वो अपनी बात कहे, वो अपनी कविता सुनाए, वो गीत गाए, वो अपनी बात रखे। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि आदिवासी समाज मानसिक रूप से बीमार समाज नहीं है। वह प्रकृति जिस तरह लोगों को हील करती है, यह समाज भी कथित मुख्य धारा को लोगों को हील करने की ताकत रखता है। और इसके लिए शर्त है कि प्रकृति और आदिवासी दोनों इस धरती पे, इस देश में बचे रहें। आदिवासी अपने साथ साथ अपने आसपास की दुनिया, प्रकृति की परवाह करना चाहते हैं, उनके साथ बढ़ना खिलना चाहते हैं, उनके साथ विकास करना चाहते हैं। उनके पास अपने विकास की अपनी परिभाषा है और विकास के नाम पे जो लूट बेईमानी है, आदिवासी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं और एक बेहतर दुनिया के सपने के साथ आदिवासी लड़ रहे हैं। मैं एक कविता के साथ अपनी बात खत्म करूंगी। अच्छा, मैं दो कविता पढ़ देती हूँ। सेना का रुख किधर है, युद्ध का दौर खत्म हो गया, अब सीमा की सेना का रुख उधर है। मेरा स्कूल कॉलेज, गांव घर, जंगल पहाड़ जिधर है। कौन साध रहा है अब चिड़ियों की आंख पर निशाना, इस समय खतरनाक है सवाल करना और जो हो रहा है उस पर बुरा मान जाना। क्योंकि संगीनों का पहला काम है सवाल करती जीभ पर निशाना लगाना। खत्म हो रही है उनकी बातें करने और सुनने की परंपरा। अब सेना की दक्षता का मतलब है गांव और जंगल पर गोली चलाना और सवाल पूछते विद्यार्थियों पर लाठियां बरसाना। यह दूसरे तरीके का युद्ध है जहां संभव है गांव के बहुतों का भूखा रह जाना, किसानों का आत्महत्या कर लेना और शहर में आधे लोगों का बहुत खाते हुए, तोंद बढ़ाते हुए एक दिन नीचे गिर जाना और अपनी ही देह तले दब कर मर जाना। किसी युद्ध में बम के फटने से यह शहर धुआं धुआं नहीं है, यह तो विकास करते हुए मंगल ग्रह हो जाने की कहानी है। इस विकास में न बच रहे जंगल पहाड़, न मिल रही सांस लेने को साफ हवा और लोग ढूंढ रहे हैं कि कहां साफ पानी है। कोई युद्ध ना हो तब भी सेना तो रहेगी, आखिर वह क्या करेगी? वह कैंपों के लिए जंगल खाली कराएगी, जानवरों की सुरक्षा के लिए गांव को खदेड़ कर शहर ले जाएगी
और शहर में सवाल पूछते गांव के बच्चों पर गोली चलाएगी। आखिर क्यों सीमा की सेना का रुख उधर है, मेरा स्कूल कॉलेज गांव घर जंगल पहाड़ जिधर है। दूसरी कविता है, क्यों महुए तोड़े नहीं जाते पेड़ से। माँ, तुम सारी रात क्यों महुए के गिरने का इंतजार करती हो? क्यों नहीं पेड़ से ही सारा महुआ तोड़ लेती हो? माँ कहती है, वे रात भर गर्भ में रहते हैं। जन्म का जब हो जाता है समय पूरा, खुद ब खुद धरती पर आ गिरते हैं। भोर ओस में जब वे भीगते हैं धरती पर, हम घर ले आते हैं उन्हें उठाकर। पेड़ जब गुजर रहा हो सारी रात प्रसव पीड़ा से, बताओ कैसे डाल हिला दे जोर से, बोलो कैसे तोड़ ले हम जबरन महुआ किसी पेड़ से। हम सिर्फ इंतजार करते हैं, हम सिर्फ इंतजार करते हैं, इसलिए कि उनसे प्यार करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।